नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीएस प्रैक्टिस सीरीज की हम आज 10वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर को डिस्कस करते हैं। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए, तो सीरीज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ में। सूची 1 का हमें सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो ये देखिए, ये ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों आपके सामने एक साथ स्क्रीन पर। तो वाइन जो है किससे बनता है? वाइन किससे बनता है? अंगूर से। बियर जो किससे बनती है? तो जौ से। विस्की जो बनती है, विस्की सीरा से। और रम जो बनती है, गन्ने से। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा? हमने ए को मिलाया 3 से, बी को मिलाया 1 से, सी को मिलाया 4 से और डी को मिलाया 2 से। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सामान्यतः सड़कों के किनारे उगाया जाता है जो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को अवशोषित करता है? कौन सा पौधा है जो सामान्यतः सड़कों के किनारे उगाया जाता है जो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को अवशोषित करने का कार्य करता है? तो सही आंसर होगा सी, बोगनविलिया। बोगनविलिया सामान्यतः वाहन प्रदूषक को अवशोषित करने वाला सड़क के किनारे लगाए जाने वाला एक पौधा है। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग नूडल्स को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है? केसर, दालचीनी, ऑलिव ऑयल या फिर एजिनोमोटो? तो सही आंसर होगा डी, एजिनोमोटो। एजिनोमोटो नूडल्स बनाने में उपयोग किया जाता है। यह एक चीनी या चाइनीज़ नमक है। गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा, इसके रंग के कारण जूट को सुनहरा दिखता है। तो गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है? जूट को। जूट को वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है। जूट जैव निम्नीकरण है और इसमें CO2 को आत्मसात दर बहुत अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों में से आलू के संबंध में कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से आलू के संबंध में कौन सा कथन है जो सही हो जाता है? यह एक जड़ है, एक सामान्य तना है, एक संशोधित तना है या संशोधित जड़ है? तो सही आंसर होगा संशोधित तना है, जो यह एक रूपांतरित तना होता है। आलू क्या होता है? एक रूपांतरित तना होता है। तने का रूपांतरण द्वारा पौधों का संश्लेषित भोजन को भंडारित करने के लिए होता है। आलू का पौधा हर्बेक्युलस पेरिनियल होता है। आलू में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कुछ खनिज हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं। लोहा, पोटेशियम, आयोडीन और कैल्शियम, और दूसरी साइड में स्रोत हैं केला, पालक, सामान्य नमक और दूध। तो खाद्य स्रोतों की बात हो रही है। लोहा मतलब आयरन, किस में पाया जाता है? तो आयरन की जो मात्रा है यह पालक में अधिक पाई जाती है। पोटेशियम केले में, आयोडीन जो है यह नमक में और कैल्शियम दूध में। तो हमने ए को मिलाया 2 से, बी को मिलाया 1 से, सी को मिलाया 3 से और डी को मिलाया 4 से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित किस तेल में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है? निम्नलिखित में किस तेल में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अरंडी के तेल में। अरंडी का तेल अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है। यह एक वनस्पति तेल है। अरंडी का तेल रंगहीन से लेकर हल्का पीला द्रव है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कुनैन की दवा का उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। इसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन की दवा जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है और इसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे की छाल से प्राकृतिक रूप में इसे पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, छाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूट्रोपिक झील का लक्षण नहीं है? कौन सा एक जो है यूट्रोफिकेशन यानी झील का लक्षण नहीं है?
तो हम देखेंगे सही आंसर होगा प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों को मिलाकर बायोमास में वृद्धि की दिशा की ओर जलीय जीवों को पौष्टिकता संबंधी स्थिति संचलन है, अतः प्राथमिक उत्पादकता स्पष्टता अधिक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिखा हुआ है कम, तो यह इसका लक्षण नहीं है। प्राथमिक उत्पादकता उसमें कैसी होती है, अधिक होती है, और यहाँ दिया गया है कम है, तो यह इसका लक्षण नहीं होगा। किस एक बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, टेटनस, चेचक, मलेरिया, मम्प्स। तो इनमें से कौन सी एक बीमारी ऐसी है जिसके लिए अभी तक कोई भी टीका नहीं बन पाया है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, टेटनस। सही आंसर क्या हो जाएगा, टेटनस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव त्वचा के सहारे श्वसन करता है, कौन सा एक जीव है जो त्वचा के सहारे श्वसन करता है। एक सेकेंड, हम पिछले क्वेश्चन को देखेंगे। किस एक बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, टेटनस का टीका लगाया जाता है, चेचक का टीका लगाया जाता है, मम्प्स का टीका लगता है, लेकिन मलेरिया जो है यह मानव में प्लाज्मोडियम की प्रजाति का प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मलेरिया। किसी एक बीमारी का कोई भी टीका नहीं उपलब्ध है, तो मलेरिया का टीका उपलब्ध नहीं है। बाकी टेटनस, चेचक और मम्प्स तीनों का टीका उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव त्वचा के सहारे श्वसन करता है, मछली, मेंढक, कबूतर या सिंगूर। तो इनमें से कौन सा एक जीव है जो त्वचा के सहारे श्वसन करता है, तो सही आंसर होगा मेंढक। मेंढक जल में नम त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, जबकि जमीन पर फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है। मछली सांस लेने के लिए गलफड़े, कॉकरोच में छिद्र और कबूतर में फेफड़े होते हैं। एंथ्रेक्स मानव एवं पशुओं में होने वाली एक बीमारी है, साथ ही एक संभावित जैविक हथियार है। इसका कारण क्या है। एंथ्रेक्स बेसिलियन एंथ्रेसिस कहलाने वाले एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक संक्रमणीय बीमारी है। एंथ्रेक्स पुनरुत्पादक बीजों को विट्रो में बनाया जा सकता है। यह एक जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष नहीं फैल सकती, लेकिन पुनरुत्पादक बीजों द्वारा संक्रमण हो सकता है। जिस प्रकार कोरोना वायरस एक जैविक हथियार के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है, ऐसा माना जाता है, इसी प्रकार एंथ्रेक्स जो है यह भी जैविक हथियार के रूप में प्रयोग हो सकती है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि एक देश प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर रहा है तो जीडीपी अनिवार्यतः बढ़ रही है। यदि एक देश ऋणात्मक मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है तो जीडीपी अनिवार्यतः घट रही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने 63 क्वेश्चन में, और पूछा गया है कौन सा जो है वह सही हो सकता है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर कोई नहीं। तो हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। यदि एक देश प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर रहा है तो जीडीपी अनिवार्यतः बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक। यदि एक देश ऋणात्मक मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है तो जीडीपी अनिवार्यतः घट रही है। दोनों ही फैक्ट जो हैं ठीक हो जाएंगे, दोनों फैक्ट ठीक हो जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, और दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी, दोनों एक और दो। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है, 64 क्वेश्चन। तो सही आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो जो राजस्व नीति है वह की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति की घोषणा रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। तो इसका निर्धारण जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जबकि जो राजस्व है वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्व नीति की घोषणा की जाती है। तो जो सही आंसर होगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सही है? 65 क्वेश्चन। कौन सा एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सही है? आम सभा का निर्णय सभी सदस्यों पर आबद्धकार होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 20 न्यायाधीशों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। और ट्रस्टीशिप परिषद का निलंबन 1 नवंबर 1994 को हुआ था। तो यहाँ पूछा गया कौन सा ठीक है, तो जो सही होगा 65 क्वेश्चन में कौन सा सही है, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया के बारे में सही नहीं है? सभी दक्षिण एशियाई देश वर्तमान के लोकतांत्रिक देश हैं। साफ्टा पर हस्ताक्षर 12वें सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में किया गया था। कुछ दक्षिण एशियाई राज्यों के राजनीति में अमेरिका एवं चीन प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय यूनियन के बारे में सही है? 67 क्वेश्चन। कौन सा कथन है जो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी 1957 में हुई थी? तो यहाँ से देखते हैं यूरोपियन यूनियन विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। यूरोपियन यूनियन का अपना झंडा, गान और मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य बल है। यूरोपीय यूनियन का अपना संविधान है। तो इनमें से कौन सा फैक्ट है जो ठीक हो जाएगा 67 क्वेश्चन का? तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से। यूरोपीय यूनियन विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल ठीक। यूरोपीय यूनियन का अपना झंडा, गान एवं मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य बल है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। 1 और 3 दोनों ठीक हैं। कथन 1 वित्तीय कमी मुद्रास्फीति में कमी का उपाय नहीं है। वित्तीय कमी मुद्रास्फीति में कमी का उपाय नहीं है, सही। वित्तीय कमी बजटीय घाटे का उपकरण नहीं है। वित्तीय कमी बजटीय घाटे का उपकरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा? तो 68 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। दोनों कथन सत्य हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। 69 क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। एक बार देखेंगे और मिलान करेंगे। पंचवर्षीय योजना और उनके उद्देश्यों से संबंधित क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि एवं सामुदायिक विकास से संबंधित उसका उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों से संबंधित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे सही आंसर हो जाएगा सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सामुदायिक विकास से, द्वितीय भारी उद्योगों से, 5वीं गरीबी हटाओ से और 9वीं जो है खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। पूंजी डूबने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी डूबने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 70वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लोक ऋण को दोबारा जमा करने का एक तरीका यह सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट से अलग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए है, वो बिल्कुल ठीक है। आंसर होगा केवल ए। निम्नलिखित में से किस शासक को हिंदी गीत के संयोजन का क्रेडिट दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस शासक को हिंदी गीतों के संयोजन का क्रेडिट दिया जाता है? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने संगीत में गहरी रुचि दिखाई और हिंदी में कई गानों की रचना की जो बहुत ही मधुर थे। नूरजहां का वास्तविक नाम पूछा गया है। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। यह मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी और इनका शासन में हस्तक्षेप भी था। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? 73 क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनकी जो आत्मकथा है वह है इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में आज़ादी दी गई थी? तो भारत को आज़ादी मिली वो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में मिली? तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे लेबर पार्टी से संबंधित थे और इनका नाम था क्लीमेंट एटली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में मद्रास में आयोजित अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान द्वारा तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था? तो 1191 में युद्ध हुआ तराइन का पहला युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। निम्नलिखित में से कौन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? कौन है जो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? 77 क्वेश्चन। तो भारत का नेपोलियन जो है गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। बाबर के बाद मुगल गद्दी पर प्राप्त करने में कौन सफल रहा? बाबर के बाद मुगल गद्दी प्राप्त करने में कौन सफल रहा यानी शासक कौन बना था? तो हुमायूं। बाबर 1526 से 1530 तक शासक रहा, जो हुमायूं था वो 1530 से 40 तक और बाद में 1555 से 56 तक शासक रहा। समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा 20 ज़्यादा। समुद्री जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ़ का कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर रहता है? तो बर्फ़ का कितना प्रतिशत भाग है जो पानी के अंदर रहता है? सही आंसर हो जाएगा डी, 90%। बर्फ़ का 90% भाग पानी के अंदर रहता है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी पूछा गया था कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, तो देख लीजिए बर्फ़ का कितना प्रतिशत भाग है जो पानी के अंदर रहता है। तो बर्फ़ का 90% भाग पानी के अंदर रहता है और कुछ भाग ऊपर रहता है। साबुन या अपमार्जक के प्रयोग करने से पानी का पृष्ठ तनाव पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है उसमें कमी आ जाती है यानी घटता है, और यह कपड़े के अंदर तक जाकर उसके मैल को खींचकर बाहर ले आता है। तो साबुन या अपमार्जक जो है पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे पानी कपड़ों में अंदर तक जा पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? 82 क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है तो इनमें से क्रायोलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है, ना कि एल्यूमिनियम का। शहरी स्थानीय शासन संवैधानिक बना था यानी नगरीय स्थानीय शासन जो था यह किस संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन था वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि शहरी स्थानीय सुशासन जो था यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया 1 जून 1993 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किसके अंतर्गत करता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किसके अंतर्गत करता है? तो सही आंसर होगा डी, मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय केंद्र और एक या अधिक राज्यों के विवादों में अंतर रूप से निर्णय लेने के लिए वास्तविक निर्णायक होता है या उसका मूल अधिकार है। कौन सा एक संसद में प्रक्रिया का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो संसद में प्रक्रिया का नियम नहीं है? 85 क्वेश्चन। सही आंसर होगा सी, शून्यकाल। कार्यविधि के नियम में शून्यकाल का वर्णन नहीं था। संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में यह भारत की एक नई खोज है जो 1962 से अस्तित्व में आई। कब से? 1962 से। शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है, 1962 से अस्तित्व में आती है। कार्यविधि के नियमों में शून्यकाल का वर्णन नहीं था। धन विधेयक पर सहमति कौन देता है? तो धन विधेयक जो है इस पर सहमति लोकसभा स्पीकर के द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी राजस्थान के
नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। तो सही आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से कौन सी है जो संवैधानिक संस्था नहीं है? 88 क्वेश्चन और सही आंसर होगा डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्कन के पठार की मुख्य फसल है? दक्कन के पठार की मुख्य फसल पूछी जा रही है। तो यहाँ की जो मुख्य फसल हो जाती है वो होती है कपास। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पर जो फसल बहुत अच्छे से होती है वो है कपास की फसल। निम्नलिखित पर विचार करें। ज्वार भाटा, चीड़ ज्वार और सुनामी उपरोक्त में से किसे बंदरगाह का तरंग कहा जाता है? 90 क्वेश्चन। ज्वार भाटा, चीड़ ज्वार और सुनामी इनमें से किसे बंदरगाह की तरंग कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 को, यानी सुनामी को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनिक को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनिक को परिभाषित करता है? 92 क्वेश्चन देखेंगे सभी। 2 स्थानों पर एक समान वायुमंडल, 2 समान द्रवों में श्यानता, 2 द्रवों में समान घनत्व या 2 स्थानों पर समान तापमान। तो 92 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 2 द्रवों में समान घनत्व। समान घनत्व वाले 2 द्रव हैं, यह आइसोसाइनिक को परिभाषित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आग्नेय सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों मैग्मा को ठंडा करने में शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा, आग्नेय सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट रासायनिक ढेर को बदलने में भूमिका निभाते हैं। 2 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने और आप देखेंगे इनमें से कौन सा ठीक है। केवल एक, केवल 2, एक और 2, दोनों या फिर कोई नहीं। तो 2 कथन थे। आग्नेय सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों मैग्मा को ठंडा करने में शामिल होते हैं। दूसरा कथन, आग्नेय सिद्धांत और ज्वालामुखी विस्फोट रासायनिक ढेर को बदलने में भूमिका निभाते हैं। दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में किस देश का भाग है? बोर्नियो द्वीप जो है निम्नलिखित किस देश का भाग है? 94 क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। यह इंडोनेशिया के भाग है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 95 क्वेश्चन। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र पूछा गया है यह होता है D2O, जबकि सामान्य जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो इसका कांच में वेग। 96 क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल उस वस्तु के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से प्रकाश गुजरता है। सामान्य तौर पर कांच का अपवर्तनांक 1:5 है, जिसका अर्थ है कि कितना है? 1:5। और इसका अर्थ है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की गति के 1/1.5 बराबर 0.67 गुना से चला। चूँकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है तो कांच में प्रकाश की चाल जो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल जो है कम हो जाती है, 2 × 10⁸ रह जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। प्रकाश से हवा में कांच जो होता है इसमें कांच का वेग क्या होता है? घट जाता है। एक माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है या फिर यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो माइक्रोफोन जो होता है यह क्या कार्य करता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दिए गए आवृत्ति के लिए आवाज़ की ऊंचाई का क्या संबंध है? दिए गए आवृत्ति के लिए आवाज़ की ऊंचाई का संबंध 98 क्वेश्चन और सही आंसर होगा ए, आयाम। तेज आवाज़ ध्वनि की एक विशेषता है जो मुख्यतः भौतिक ऊर्जा से मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित है। ध्वनि की तीव्रता तरंग के आयाम पर निर्भर है। आयाम अधिक होगा जो ध्वनि तेज होगी। इसके विपरीत ध्वनि का तारतम्य तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। 99 क्वेश्चन। जिन अयस्कों में पारा भी होता है उन्हें इनमें से क्या कहते हैं? जिन अयस्कों में पारा भी होता है उन्हें इनमें से क्या कहते हैं? अमलगम,
रासायनिक पायस, मिश्रण या फिर मिलाप। तो जिन अयस्कों में पारा पाया जाता है उन्हें हम पारा भी होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दंत चिकित्सा में अमलगम पारा का विभिन्न धातुओं के साथ दांत की फिलिंग करने के उपयोग होने वाला मिश्रण है। तो सही आंसर होगा ए अमलगम। निम्न तांबा अमलगम में सामान्यतः पारा 50%, चांदी 25 से 30%, टिन 14% और तांबा 8% होता है। कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कौन सा स्तनधारी जो है इनमें से जो अंडा देता है? कंगारू, डकबिल्ड, प्लेटिपस, ओपसमस या फिर ओटम। तो इनमें से हम देखेंगे, आंसर होगा बी। बतख के आकार का प्लेटिपस एक अर्धजलीय अंडे देने वाला पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला स्तनधारी है। यह 4 एग्डिना प्रजातियों के साथ रहता है। यह वर्तमान में 5 अंड स्तनीय प्रजातियों में से एक है। यह एकमात्र स्तनधारी है जो बच्चे को जन्म देती है। तो सही आंसर होगा डक बिल्ड प्लेटिपस। कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो बतख के आकार का जो प्लेटिपस है जो अंडा देता है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।